क्लास 9th चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम दिया है लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले देखेंगे हम लाइन्स क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं, और इनके बारे में जो चीज़ आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी है थोड़ा थोड़ा वो रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है लाइन क्या होती है। तो कोई भी ब्रेथलेस लेंथ मतलब एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई हम नहीं नापते। जैसे मान लीजिए ये हमने में एक लाइन बनाई, तो इस लाइन की हमेशा हम बस क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, ब्रेथ नहीं नापते हैं। ब्रेथ मतलब चौड़ाई कभी भी नहीं नापते। तो ऐसी लेंथ को जिसकी चौड़ाई नहीं नापी जाती उसको ही हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब आपने टाइप्स ऑफ लाइन पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ लाइन में जो आपको ज़रूरी है वो है पहली चीज़ जिसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और दूसरी हैं जिनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जो हैं ये कभी भी नेवर मीट, ये कभी भी मिलती नहीं है, और ये दे मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। जैसे मैं पैरेलल लाइन आपको बना के दिखाऊं। मान लीजिए एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये। तो ये दोनों लाइंस को आप कितना भी आगे तक एक्सटेंड अगर कर देते हो, प्रोड्यूस कर देते हो, तो ये कभी भी आगे तक जाकर आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पॉइंट से और यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो ही यहाँ तक का होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे जाके आप जब चेक करोगे तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसा रहने वाला है, इक्वल। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस चेक करोगे वो भी इतना ही रहेगा। मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा अगर यहाँ से भी नापें। तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी मीट नहीं करती, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, इक्वल। उसके बाद आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाम में ही आ रहा है इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करेंगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए इस लाइन का नाम मैंने दिया ए बी और इस लाइन का नाम मैंने दिया सी डी। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे। मान लीजिए पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट। अब मान लीजिए अगर मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने ऐसी बनाई, और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग हैं या फिर ये पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन जो होंगी ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्योंकि जब हम इनको फर्दर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर ही देंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद तीसरी लाइन आती है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो आपको पता ही होगा, राइट एंगल को ही 90 डिग्री कहते हैं। अगर इस वाली लाइन की बात करें, मान लीजिए ये वाली लाइन का नाम है एम और ये वाली लाइन का नाम है एल, तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि एल परपेंडिकुलर है एम के, मतलब एल एम के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है। जैसे जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, तो जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी जो पटरियाँ होती हैं, उसकी जो पटरियाँ हैं वो कौन सी लाइंस को शो करती हैं, पैरेलल लाइंस। मान लीजिए अगर जैसे ये पेज है, तो इस पेज की जो ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ और ये इसकी लेंथ, या कोई सा भी आप लेंथ ब्रेथ मान सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस पे होती हैं, 90 डिग्री पे। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। मान लीजिए इसकी ये वाली लेंथ को आप नीचे वाली लेंथ के, इस वाली लेंथ के क्या कहोगे, पैरेलल। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल। ठीक है। जैसे ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन है ये और ये वाली लाइन, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। ऐसे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये और ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे।
मैं समझ गया हूँगा क्या? अब तक तो समझ ही गए होंगे लगता है मुझे, ठीक है। अब अगली आती है आपकी कि लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, क्या उसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं या वो कुछ और होती है? एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रे, और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक। तो इन तीनों में क्या फ़र्क होता है ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो लाइन जो होती है इसको हम कभी भी पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, ठीक है। कैसे नहीं ड्रॉ कर सकते? अगर मान लीजिए कोई लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी और इसके दोनों तरफ आपने क्या बना दिया, एरो, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन इधर कहीं जा रही है और इधर भी कहीं से ये जा रही है या आ रही होगी। और रे जो होती है, रे को भी आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, क्योंकि इसके पास एक पॉइंट तो होता है जो हमें पता होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसका भी पता नहीं होता कि ये कहाँ तक जाएगी। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी लेंथ को हम रे कहते हैं। जो हम ड्रॉ करते हैं, जो आप स्केल से नाप के बनाते हो, वो क्या बनाते हो, लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 से लेके और 5 तक की आपने लाइन बनाई, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि लाइन जो है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। रे जो होता है इसका 1 एंड पॉइंट होता है, कितने एंड पॉइंट, 1। और जो लाइन सेगमेंट होती है, पहली बात तो इसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। और सेकंड चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक। तो ये तो हो गया आपका किसके बारे में, लाइंस के बारे में। अब अगला आता है आपका जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल आपने पढ़े होंगे, एंगल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से कुछ हमको देखने। जैसे पहला एंगल जो आपने पढ़ा होगा वो होगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है आपका लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 डिग्री को नहीं कहेंगे, 0 डिग्री तो 0 एंगल कहलाता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, ये जितने भी हैं ये सब के सब कैसे एंगल हो गए, ये हो गए एक्यूट एंगल। उसके बाद अगला एंगल आता है आपका जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है ये तो आपको पता ही होगा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। उसके बाद अगला एंगल आता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ये होता है मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, बट लेस देन 180 डिग्री। किससे छोटा, 180 डिग्री से छोटा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 90 डिग्री से बड़ा, जैसे मान लीजिए 95, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 175 डिग्री, ये सब के सब एंगल कैसे हैं, ये सब के सब ऑब्ट्यूस एंगल हैं, क्योंकि ये 90 से तो बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं। उसके बाद अगला आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो एंगल है हमारे पास वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये होता है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे रिफ्लेक्स एंगल आपको पता करना हो तो एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं 200 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, ये सब के सब कैसे एंगल हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे रिफ्लेक्स एंगल आगे कुछ एक्सरसाइज में भी आएंगे। मान लीजिए जैसे ये एक एंगल बनाया मैंने,
और ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल है मान लीजिए ए। तो ये बाकी का जितना भी बचा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा कहलाएगा रिफ्लेक्स ऑफ ए। ये वाला क्या है, ये है रिफ्लेक्स ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए ही आपको दे दिया गया, आपके पास 50 डिग्री है, रिफ्लेक्स ऑफ ए बताइए, तो आप कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्स ऑफ ए इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए। तो ए कितने का था, 50 डिग्री, तो ये कितने का आ जाएगा, 310 डिग्री। मतलब अगर आपको कोई एंगल दे रखा है और उसका अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करोगे आप, 360 डिग्री में से उसको क्या कर देना, माइनस कर देना, रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक, और लास्ट एंगल रह जाता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक, ये आपके एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। जो आपको पेयर्स बताने होंगे वो क्या होंगे, जैसे पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें आता है सबसे पहला जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जिसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास दो एंगल हैं और वो दो एंगल मान लीजिए x और y हैं, क्या है, x और y, तो इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे, इन दोनों का सम होगा यहाँ पे 90 डिग्री, और इस जगह पे क्या होगा, x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि मान लीजिए अगर कहीं पे आपको एक एंगल दे दिया गया x और x बता दिया कि 50 डिग्री का है, तो y कितने का होगा, 50 में कितने जोड़ोगे कि 90 आ जाए, 40 जोड़ना पड़ेगा। या इस इक्वेशन से भी सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x की जगह आ गया 50 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 50 इधर ले गए, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। ऐसे इधर भी सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल टू निकालना है यहाँ पे भी, और x यहाँ पे भी यही दिया है 50 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना रखोगे, 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे x की अगर 50 आ गया, y हमको निकालना है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 130। अब यहाँ पे इस y का और इस x का, जब इन दोनों का सम आप देख रहे होगे, 50 और 130 कितना बैठेगा, 180। तो ये कैसे एंगल हैं आपस में, सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ये जो y है 40 डिग्री है और x 50 डिग्री है, इन दोनों का जब सम देखोगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ऐसे हम पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट को समझ लेते हैं। अब अगला आता है आपके पास जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोस वाले एंगल। ठीक है, देखो कैसे एंगल होते हैं ये। मान लो तुम्हारे पास एक एंगल गिवन है और वो एंगल ये है, मान लीजिए ये एंगल है कितने डिग्री का, x डिग्री का, और इसी के बराबर में एक एंगल और बना दिया जाए। मान लो ये वाला एंगल मैंने बना दिया और इस वाले का नाम क्या दे दिया, मान लो y। इसी के बराबर में मैंने एक एंगल और बना दिया, मान लो इस वाले का नाम क्या दे दिया मैंने, z। ठीक है, ये तीन एंगल बन गए। अब मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए ओ बी सी डी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि x और y, x एंड y कैसे हैं, ये हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन रे आ रही है, ये वाली। x के पास भी है ये वाली रे OB, और y के पास भी है ये वाली रे OB। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है इतना, ये जो एंगल है इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, y एंगल, और y एंगल के पास कौन सी लाइन आ रही है, OB।
और यहाँ से ये ए ओ बी एंगल जो है इसके पास भी क्या आ रही है, ओ बी। तो अगर कोई भी कॉमन रे आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट, एक्स और वाई एडजेसेंट। ऐसे ही वाई और जेड में कौन सी कॉमन है, ओ सी। वाई और जेड में कौन सी कॉमन रे आ रही है, ओ सी। तो वाई और जेड भी कैसे होंगे आपस में, एडजेसेंट। तो आप ये लिख सकते हो वाई एंड जेड आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। लेकिन x और z एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि x और z में आप देख सकते हो x तो ये वाला है और x है ये वाला, ये x है और ये वाला है z। तो इन दोनों में कुछ भी, कोई सी भी रे कॉमन नहीं है, और जब तक कॉमन रे नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि एंगल्स कैसे होते हैं। अब लास्ट आता है आपके पास जिसमें हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगी, और ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इस बार। तो इंट्रोडक्शन में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक्सरसाइज आपको सही से करनी है तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक्सरसाइज में आपको अटकना नहीं है तो, वरना एक्सरसाइज में बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं। तो इनको ध्यान से समझ लेना, और जिस बच्चे को आते हों वो स्किप भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं दो पैरेलल लाइंस। मान लिए ये दो पैरेलल लाइन मैंने बनाई। एक पैरेलल लाइन है जिसका नाम मैंने दिया L, और एक दूसरी पैरेलल लाइन है जिसका नाम दिया M। और इन दोनों लाइंस को काटती हुई एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को ही काटेगी। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, हेयर L पैरेलल है M के, एंड T जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक। अब इसमें मुझे 8 एंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल है ये, मान लो ये मैंने मान लिया A, ये हो गया B, इधर C, ये हो गया D, E, F, G और H। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, ध्यान से समझना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हम ये चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए ये जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ कौन कौन से 4 एंगल बन रहे हैं। देखो एक एंगल तो ये है A, एक है D, एक है E, एक है H। इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये 4 एंगल हैं, और दूसरी तरफ कौन कौन से एंगल हैं, B है, C है, F है और G है। तो पहले अभी आपको जो फोकस करना है वो एक तरफ वाले एंगल्स पे करना, A, D, E और H पे। तो अब इधर लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, ये जो L वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर एंगल है A, और इधर M वाली लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल E। ट्रांसवर्सल के एक तरफ होने चाहिए, और साथ में अगर इधर लाइन के ऊपर वाला एंगल आप मान रहे हैं तो इधर से भी ऊपर वाला एंगल ही लेना है। तो इधर L के ऊपर हो गया A, इधर M के ऊपर हो गया E। तो आप कह सकते हो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल E के, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे A और E लाइन के ऊपर थे, ऐसे ही D और H जो हैं ये लाइंस के नीचे हैं। L वाली लाइन के नीचे है D और M वाली लाइन के नीचे है H। तो आप लिखोगे कि एंगल D किसके इक्वल है, एंगल H के। अब सेम काम आपको ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ रिपीट करना है। तो यहाँ पे B वाला एंगल किसके इक्वल होगा, B वाला एंगल हो जाएगा एंगल F के इक्वल। और ये C वाला एंगल किसके इक्वल होगा, C वाला एंगल हो जाएगा आपका G के इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना पीछे से। सेकंड देखो, अगले आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए ज़रूरी नहीं है पैरेलल लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनते हैं ये, जिस जगह भी आपको सीज़र टाइप की बनती हुई दिखाई दे जाए। सीज़र कैसे, मान लीजिए जैसे ये सीज़र बनी हुई है, तो इस सीज़र में जितना एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये बना हुआ है उतना ही ये इधर बना हुआ होता है। जितना एंगल आप ऊपर की तरफ खोलते रहोगे उतना ही एंगल नीचे भी बढ़ता रहेगा ऐसे, और जितना बंद करते रहोगे उतना ही ये बंद होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस में भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये टी वाली जो लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, ये एल को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो और मैं समझाता हूँ, साइड में बना के दिखाता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट किस टाइप के होते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कैंची के जैसा, सीज़र, ठीक। और मान लीजिए ये लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम है सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। मान लीजिए ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट। मान लीजिए अगर तुम्हें एंगल एक्स दे रखा है 50 डिग्री, कितना दे दिया, 50 डिग्री, तो एंगल वाई भी कितना लिखोगे, 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितना एंगल ये वाला होगा, मान लीजिए ये वाला एंगल ए मान लिया, और ये वाला एंगल कितना मान लिया, मान लो बी मान लिया, तो ये ए और बी भी कैसे होंगे आपस में, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। मान लो जैसे ये वाला एंगल 130 है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 130 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट। तो यही चीज़ अब आपको इसमें ढूंढनी है। इसमें कहाँ है ये वर्टिकली अपोजिट वाला, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो टी वाली जो लाइन है और जो एल वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दो पॉइंट हैं, ये दोनों जो एंगल हैं, एक ये वाला एंगल, एंगल ए, और ये एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। दिख रही है ना, यही वाली फिगर इस टाइप की बन रही है, इसमें भी ये कैंची सी, देखो ये छिपा लूँगा, ये इस टाइप का बन रहा है। ए और सी कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लिखोगे एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। मान लो एंगल ए 50 का, तो एंगल सी भी 50 का। समझ में आ गई होगी अब तक। एंगल बी किसके इक्वल है, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल बी एंगल डी के। जो चीज़ यहाँ पे बन रही है बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा एंगल जी के इक्वल, और एंगल एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब अगले आते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं उसको भी ध्यान से देखो। नाम में आ रहा है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के होने चाहिए बस। तो अंदर की तरफ मेरे पास 4 एंगल बन रहे हैं, एक तो 2 ये हैं सी और डी, और 2 ये हैं ई और एफ। तो इन चारों में से ही मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर पता लगाने कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ऑल्टरनेट का मतलब है कि अगर एक लाइन के इधर वाला एंगल है तो एक लाइन के इधर वाला होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब अंदर के होने चाहिए। तो हमें जो फोकस करना है वो बस इन 4 पे करना है, सी डी ई और एफ। तो इधर की तरफ लाइन के कौन सा हो गया, डी, और इधर की तरफ लाइन के कौन सा हो गया, एफ। तो ऐसे एंगल जो होंगे ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। ये एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, तो हम लिख देंगे अब कि एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। ये हो गया ऑल्टरनेट। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं इसी तरीके से होते हैं आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक। तो अब नाम में एक्सटीरियर आ रहा है तो हमें बस कौन कौन से पे फोकस करना है, जो एक्सटीरियर वाले हैं। तो एक्सटीरियर वाले जो मुझे एंगल दिख रहे हैं वो 4 हैं। जैसे इंटीरियर में ये 4 थे, एक्सटीरियर में ये 4 हैं, ए बी एच और जी। तो ए तो लाइन के इधर का है, जी लाइन के इधर का है, तो ए के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा एंगल होगा, ए के होगा जी, और बी के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, एच। तो अब आप लिखोगे कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल जी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल एच के। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हो गए सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट में भी 2 तरीके के, एक इंटीरियर और एक
एक्सटीरियर। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इसी को ही हम कह देते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो होती है को इंटीरियर। अब ध्यान से समझ लेना ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर क्या होता है, ठीक है। देखो नाम में एक वर्ड दे रखा है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब फिर वही बात आ गई कि इंटीरियर का मतलब ये है कि हमें बस ये जो अंदर के चार एंगल हैं इन चारों पे ही हमें फोकस करना है। कौन कौन से, सी डी ई और एफ पे, सी डी ई और एफ। तो को इंटीरियर में इंटीरियर का मतलब समझ गए। अब है अगला सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले एंगल होने चाहिए। तो इंटीरियर में ये दोनों एंगल हैं और ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, डी और ई। तो इन दोनों का जो सम है, एंगल डी और एंगल ई का जो सम है वो कितना होता है 180। इक्वल भी हो सकते हैं, एक ही केस है जब ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हो जाएं 90 डिग्री के। तो जिस टाइम पे ये 90 डिग्री के होंगे उस टाइम पे भी इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो जैसे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये वाले दोनों को इंटीरियर, ऐसी ट्रांसवर्सल का ये वाला भी तो एक साइड है, तो ये वाले दोनों भी कौन से होंगे को इंटीरियर। तो सी और एफ का जो सम है वो भी कितना होगा, वो भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगला आता है आपका जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर और बता देता हूँ मैं। देखो अब अगला है लीनियर पेयर, ध्यान समझो। ये हो गया सिक्स्थ पार्ट, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर किस तरीके के एंगल होते हैं। मान लो कोई लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन है मान लो, और इस लाइन के ऊपर ये कोई एक रे है। तो ये वाला जो एंगल है, मान लो ये एंगल ए है और ये वाला जो एंगल है ये एंगल बी है। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे होते हैं आपस में, ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। कैसा एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। दो से ज़्यादा भी अगर आते हैं, मान लीजिए एक एंगल और बना दूं मैं ऐसे, और बना दूं ऐसे, तब भी उन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। उस टाइम पे भी वो कैसे बना रहे होंगे, स्ट्रेट एंगल। जैसे मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पे इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों का सम भी कितना होगा 180, क्योंकि ये भी तीनों के तीनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है यही आपको ढूंढनी है इसके अंदर, ये जो मैंने पैरेलल लाइंस आपको बताई हैं। तो ए और बी ये दोनों मिलकर भी ऐसे ही बना रहे हैं। ये हाफ टाइप का सर्कल होता है, देखो हाफ, आधा सर्कल है ना, ये पूरा होता तो 360 डिग्री हो जाता है, ये आधा है। तो यही चीज़ तुमको इस वाली फिगर उसमें ढूंढनी है। तो ए और बी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, लिखोगे एंगल ए और एंगल बी का सम होगा 180। सेम चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, सी और डी का सम भी कितना होगा, सी और डी का सम भी होगा 180। सेम काम इधर देखो, ई और एफ ये दोनों मिलकर ऐसे ही बना रहे हैं। ई और एफ का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, और जी और एच का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखोगे एंगल जी प्लस एंगल एच भी कितना होगा 180 डिग्री। क्या यही चारों दिख रहे हैं या और भी हैं। अब तक समझ गए होंगे कई सारे बच्चे कि जैसे सर ने इधर की तरफ लिया है, क्या ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ए और डी ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ना आधा सर्कल, ये दोनों ए और डी। तो अब तुम लिखोगे एंगल ए और एंगल डी ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। और दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, पीछे बता दिया है मैंने। और देखो ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ऐसे ही अब तुम लिख दोगे एंगल सी और एंगल बी भी 180 डिग्री बना रहे हैं, और सेम काम नीचे रिपीट हो रहा है, ई और एच भी 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल ई और एंगल एच का सम 180 डिग्री, और एफ और जी का सम भी 180 डिग्री। एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ लेना।
और इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में यही सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी जितनी मैंने आपको आज बताई हैं, ठीक है।